ओके गाइस, हम अपने जो सीरीज़ है उसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इस पार्ट के अंदर हम एक आध और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। अभी तक हमने सारी बेसिक बातें डिस्कस कर ली हैं। सेल टैक्स होता क्या है, सेल टैक्स की टाइप, सेल टैक्स ऑन गुड्स, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी। हमने कहा तीन किस्म की गुड्स होती हैं या सप्लाईज होती हैं: टैक्सेबल गुड्स, एग्जेम्प्ट गुड्स एंड ज़ीरो रेटेड गुड्स। उसके बाद हमने मजीद दो टाइप्स देखी, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स। उसके बाद हमने आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स निकाल के उसका इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट का तरीका देखा। हमने ये भी देखा कि कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए ज़रूरी है कि वो सेल टैक्स के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। और हमने ये भी देखा कि किस किस किस्म के एक्सपेंसेस के लिए इजाज़त है कि उन्हें इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट के प्रोसेस में शामिल किया जा सकता है, या कौन सी चीज़ें जिनके लिए इजाज़त नहीं है उनको शामिल करने की। ठीक है जी। अब हम अपना एक और छोटा सा प्रॉब्लम शुरू करते हैं जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे मज़ीद कुछ बातें। ये क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीके से है कि कारसाज लिमिटेड इज एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ टैक्सेबल गुड्स। बिल्कुल उसी तरीके से कारसाज लिमिटेड ने मई 2019 के महीने में रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर को सप्लाईज दी हैं, सामान बेचा है 3 मिलियन का। उसके बाद उन्होंने नॉन रजिस्टर्ड रिटेलर को भी सामान बेचा है 4.5 मिलियन का। ये सामान बेचने के लिए उन्होंने इंपोर्ट किया था कुछ रॉ मटेरियल 15 लाख रुपए का, और कुछ रजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीदे थे 22,50,000 रुपए के, और उसमें तकरीबन मिसलिनियस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर किए थे, जिसको हम अकाउंटेंसी में नॉर्मली FOH कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। वो किए थे 7.5 लाख रुपए के। मालूम करना है कंप्यूट सेल टैक्स लायबिलिटीज ऑफ कारसाज लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मई 2019। ओके, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स देखें तो दो नज़र आ रहे हैं मुझे क्लियरली, सप्लाइज टू रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर एंड सप्लाइज टू नॉन रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर। रजिस्टर्ड से 17%, नॉन रजिस्टर्ड से 17 + 3%। ठीक है। इनपुट टैक्स में कौन कौन से टैक्स हैं? सबसे पहले इंपोर्ट है रॉ मटेरियल की 17%, एंड परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 17%। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करेंगे। व्हाट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस? कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों? हमने यहाँ पे सेल टैक्स की वर्किंग कर रहे हैं, ये अकाउंटेंट का सवाल नहीं है, अकाउंटेंसी का सवाल नहीं है, इस सेल टैक्स वर्किंग। सो अगर तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में कहीं सेल टैक्स पे हुआ है तो वो एडजस्टमेंट में आ जाएगा, अगर पे नहीं हुआ तो उसका फिर एडजस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पे किसी भी किस्म का। आप एक और बात देखें, अभी तक हमने जो सप्लाईज की बात की थी, हमने बात की थी तीन किस्म की सप्लाईज: टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज एंड जीरो रेटेड सप्लाईज। और जीरो रेटेड सप्लाईज ज़्यादातर वो वाली सप्लाईज थी जो आप एक्सपोर्ट करते हैं। अभी तक हमने जितने सवाल किए हैं इसके अंदर हमने सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज की बात की है, ना हमने एग्जेम्प्ट सप्लाईज की बात की है, ना हमने जीरो रेटेड सप्लाईज की बात की है। ठीक है। एक चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं, और वो चीज़ ये है कि द डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्ट सप्लाईज एंड जीरो रेटेड सप्लाईज इज कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अंदर इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट की इजाज़त नहीं होती, जबकि जीरो रेटेड सप्लाईज के अंदर इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट की इजाज़त होती है। ये हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस सवाल में आगे चलते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से आएगा। सबसे पहले आउटपुट टैक्स, मेरा ख्याल है मज़ीद मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा खासा एक्सप्लेन हो चुका है। उसके बाद दोबारा आया मेरे पास इनपुट टैक्स, और जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि इसमें कहीं भी प्रोडक्शन एक्सपेंसेस का जिक्र नहीं है। ठीक है। और मेरे पास नेट सेल टैक्स पेएबल आ गया। ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब वो कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, एग्जाम सप्लाईज एंड जीरो रेटेड सप्लाई। अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं, और वो सवाल मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4 की शक्ल में। इस पर आपने बहुत फोकस करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ABC लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स। ठीक है।
टैक्सेबल आप याद रखें कि जीरो रेटेड भी टैक्सेबल ही होता है, ठीक है। ओके, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग मंथ ऑफ मई 2019। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि सप्लाईज टू रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर 11 लाख रुपए, सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड रिटेलर 5 लाख रुपए, ठीक है। सप्लाईज मीन्स सेल कर रहे हैं हम, एंड सेल्स ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, और हमने एग्जेम्प्टेड सप्लाईज की भी सेल की है। इसका मतलब है जो टोटल सेल्स या टोटल जो सप्लाईज हुई हैं इस सवाल में मेरे हाथ से, वो असल में कितनी हुई हैं? वो असल में ये हुई हैं 3। हाउएवर इन 3 में से एक वो है जिसपे टैक्स अप्लाई नहीं होता, बाकी 2 पे टैक्स अप्लाई होता है, आउटपुट टैक्स। पहली बात। दूसरी बात, अब आई परचेजेस। परचेजेस के केस में मैं देखूं, सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे क्या होना है, मैंने 17% सेल टैक्स के साथ प्ले करना है। दूसरा क्या हुआ, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया, मैंने यहाँ पे 0% सेल टैक्स के साथ प्ले करना है। मिसलिनियस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अभी पिछले सवाल में हमने देखा था क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं और इसमें कोई सेल टैक्स का रोल अगर नहीं है तो मुझे इसको डील करने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर इस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में से शायद कुछ एक्सपेंसेस ऐसे थे जो कि बिजली के बिल से रिलेटेड थे, और उस बिजली के बिल के ऊपर मेरी कंपनी ने सेल टैक्स पे किया है, और ये बिजली का बिल वो है जो कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये वो सेल टैक्स है जो कि एडजस्टमेंट के प्रोसेस में आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा इशू है। इशू क्या है? इशू ये है कि ये जो परचेजेस है, जो सामान मैंने ना परचेज किया है, इस सामान से मैंने वो वाली चीज़ें भी बनाई हैं जो कि मैंने रजिस्टर्ड पर्सन को बेची हैं, वो चीज़ें भी बनाई हैं जो कि नॉन रजिस्टर्ड को बेची हैं, और वो भी बनाई हैं जो कि एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हैं। यानी कि ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जो कि मैंने पहले पार्ट में एक्सप्लेन की थी आपको, कि मैंने कागज़ खरीदा, उस कागज़ से मैंने एक तो कैलेंडर बनाए और एक किताबें बनाई, किताबें छापी। किताब के ऊपर सेल टैक्स नहीं है, वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन कैलेंडर पे सेल टैक्स है। अब जो कागज मैंने खरीदा है उस कागज पे मैंने इनपुट टैक्स पे किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस इनपुट टैक्स को मैं टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जाम सप्लाईज के साथ कैसे एडजस्ट करूंगा, इसलिए कि एग्जाम सप्लाईज पे तो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट की इजाजत नहीं है, लेकिन टैक्सेबल के ऊपर इजाजत है, ठीक है। अब यहां पे वो वाला बिजली का बिल है, बिजली इस्तेमाल हुई है दोनों चीजें बनाने में, एग्जाम सप्लाईज बनाने में भी और टैक्सेबल सप्लाईज बनाने में भी। आई नीड टू अपोर्शन सेल टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल एज वेल, ठीक है। इसके बारे में कैसे किया जाए, इसके बारे में हमें सेल टैक्स हमें हमारी गाइडेंस करता है, और वो कहता है कि इफ अ पर्सन डील्स इन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज बोथ, he can reclaim only such portion of input tax, only such portion of input tax as is attributable to taxable supplies। वो कहता है कि सिर्फ उतना अपोर्शन करो जितना सेल टैक्स टैक्सेबल सप्लाईज के साथ रिलेटेड है, आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाईज को छोड़ देना है। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपका जितना इनपुट टैक्स है उसको हम कह रहे हैं रेजिडुअल इनपुट टैक्स, जितना इनपुट टैक्स है, आप देखें कि उस इनपुट टैक्स के अंदर उसकी अपोर्शनमेंट कैसे करनी है, कि सबसे पहले आपने टोटल सप्लाईज उठा लेनी है। टोटल सप्लाईज में टैक्सेबल भी शामिल है और एग्जाम्प्ट भी शामिल है। और एक बात याद रखिए, जब मैं टैक्सेबल की बात कर रहा हूं तो मैं इस टैक्सेबल के अंदर एक तो टैक्सेबल डाल रहा हूं, और इसके साथ साथ मैं और कौन से सप्लाईज डाल रहा हूं, वो सप्लाईज जिनके ऊपर मैं कहता हूं कि 0% टैक्स अप्लाई होगा। यानी कि 17% वाली भी इसके अंदर शामिल है और 0% वाली भी इसके अंदर शामिल है। और एग्जाम्प्ट में कौन सी आ गई? वो जो कि एग्जाम्प्ट है, ठीक है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स की हो, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स वाली 0% में शामिल हो, जो भी है वो सारी, यानी कि टोटल सेल्स इसके अंदर आ गई, टोटल सप्लाईज। और ऊपर क्या चीज है? ऊपर है सिर्फ और सिर्फ
टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाईज मल्टीप्लाई बाय रेजिडुअल इनकम, यहां से अपॉर्शनमेंट निकल आएगी। ठीक है, दोबारा मैं जाता हूं अपने सवाल की तरफ। अब आप देखें यहां पे मेरी टैक्सेबल सप्लाईज कितनी है, ये दोनों, एग्जाम सप्लाईज कितनी है, ये। तो जब मैं निचले के पोर्शन की बात कर रहा हूँ, टैक्सेबल सप्लाईज कितनी आ गई मेरे पास, 11 लाख जमा 5 लाख, 16 लाख रुपए। और एग्जाम सप्लाईज कितनी आ गई, 4 लाख। ठीक है, इसी तरीके से टैक्सेबल सप्लाईज कितनी आ गई, 11 लाख रुपए। अब मैं आगे चलता हूँ सवाल। सबसे पहले मैंने निकाला आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स देखें जाहिर है किस चीज पे निकलेगा, सप्लाईज के ऊपर। सबसे पहले मेरी कौन सी सप्लाईज है, सबसे पहले मेरी सप्लाईज है रजिस्टर्ड पर्सन पे 17% के हिसाब से। दूसरी कौन सी है, एग्जाम सप्लाईज। आंसर क्या आ गया जी यहाँ पे, 0। तीसरी कौन सी है, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, 17% के हिसाब से एक ये, और 3% के हिसाब से फर्दर टैक्स। सो दिस इज माई टोटल आउटपुट टैक्स। बिल्कुल सिमिलर तरीके से जो अभी तक हम तरीका यूज करते रहे, उस तरीके के तहत मेरा आउटपुट टैक्स निकल आया। अब मैं मूव करता हूं इनपुट टैक्स की तरफ। इनपुट टैक्स मेरा कितना है जी, यहाँ पे मैं देख लेता हूं। इनपुट टैक्स जी सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन पे 17%, वो इस प्रिंसिपल। नॉन रजिस्टर्ड पर्सन पे 0%, 0। उसके बाद मैंने सेल टैक्स पे किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर 36,000 रुपए। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास टोटल इनपुट टैक्स कितना आ गया, 1,38,000 रुपए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो 1,38,000 रुपए है, ये इनपुट टैक्स है एग्जाम सप्लाईज का भी और टैक्सेबल सप्लाईज का भी, दोनों का मिला के है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस 1,38,000 रुपए में से निकालना है वो हिस्सा जिसका ताल्लुक टैक्सेबल सप्लाईज के साथ। उसके लिए मैंने जाहिर है वही वाला सिंपल सा फार्मूला अप्लाई किया, और वो क्या है कि मैंने कहा कि टोटल सेल्स कितनी थी, आपको याद होगा इनमें एक तो 11 लाख की थी और एक 4 लाख 5 लाख की थी, तो 16 लाख ये हो गए और 4 लाख ये हो गए। टोटल सेल कितनी हो गई, 20 लाख, और उसमें से टैक्सेबल कितनी है, 16 लाख। यानी कि 16 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 80% जो है वो क्या है, वो मेरी टैक्सेबल सप्लाईज है। तो मैंने इस रेशो को मल्टीप्लाई किया रेजिडुअल इनपुट टैक्स के साथ, तो मेरे पास फिगर आ गई 1,10,800। ये वो टैक्स है जो कि इनपुट टैक्स मुझे अलाउड है कि इतना मैं माइनस कर सकता हूं। ठीक है, आगे मैं गया, मैंने इस सवाल को सॉल्व किया। मैंने कहा आउटपुट टैक्स मेरा था 2,87,000, इनपुट टैक्स अलाउड है मेरा 1,10,400। इस तरीके से मेरा जो नेट टैक्स पेएबल है वो सिर्फ कितना आया, 1,73,600 रुपये। ठीक है, तो यहां से मैं कह रहा हूं कि इनपुट टैक्स जो वापडा वाला है वो सिर्फ उसी सिचुएशन में अवेलेबल होगा क्रेडिट में, अगर इलेक्ट्रिसिटी इन सामान को बनाने में इस्तेमाल की जा रही है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी इस सामान को बनाने में इस्तेमाल नहीं हो रही, प्रोडक्शन प्रोसेस का में इस्तेमाल नहीं हो रही, तो फिर इसमें इनपुट टैक्स के अंदर इसको भी शामिल करने की इजाज़त नहीं होगी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स के लिए यह है कि अगर फ़र्ज़ करें कि इसी किस्म के सवालों में ये जो मैंने सारा अभी तक एज्यूम किया था कि जो सारी फिगर्स हैं ये सारी सेल टैक्स से अलहदा फिगर हैं, यानी कि एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। अगर फ़र्ज़ करें इसी में लिखा हो कि दीज फिगर्स आर इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, तो उस सिचुएशन में क्या मतलब होगा कि इन फिगर्स के अंदर सेल टैक्स शामिल है। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी फिगर जो है उसमें एक तो 100% अपनी फिगर है प्लस 17% सेल टैक्स है। इसका मतलब है फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिगर जो है ये टोटल 117% है, तो फिर 117% में से मुझे इसमें से सेल टैक्स निकालना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब है मुझे इन फिगर्स को डिवाइड करना पड़ेगा 1.17 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.17 से, दैट इज कॉल्ड टैक्स फ्रैक्शन। ठीक है, और वहां से फिर मेरे पास टैक्स की फिगर आएगी। ठीक है गाइज, ये जो 3 लेक्चर से इसका मकसद सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना था। इसमें हमने टैक्स के बारे में, टैक्स की फर्दर जो वर्किंग है, बहुत सी छोटे छोटे जो इश्यूज हैं उनके बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं की।
क्योंकि इसका मकसद टैक्स बढ़ाना नहीं था, बल्कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको एक जनरल राय बताई जाए कि किस तरीके से सेल टैक्स का सिस्टम काम करता है। और आपने अक्सर जो सुना होगा कि जी FBR रिफंड नहीं दे रहा, FBR रिफंड नहीं दे रहा। नॉर्मली उस रिफंड का ताल्लुक इन्हीं ज़ीरो रेटेड सप्लाईज के रिफंड के साथ है कि बहुत से केसेस में जहाँ पे हम एक्सपोर्ट्स कर रहे होते हैं वहाँ पर होता ये है कि हमारा आउटपुट टैक्स ज़ीरो होता है, इसलिए कि एक्सपोर्ट्स पे सेल टैक्स नहीं है। तो एक्सपोर्ट्स पे सेल टैक्स ज़ीरो हो गया, लेकिन एक्सपोर्ट्स बनाने के लिए, एक्सपोर्ट्स करने के लिए जो सामान हम खरीदते हैं उस पर इनपुट टैक्स अलाउड होता है। इस तरीके से होता क्या है कि ऊपर आउटपुट टैक्स ज़ीरो आ जाता है और इनपुट टैक्स जो है वो कोई ना कोई फिगर आ जाती है। फ़र्ज़ करें 100 की फिगर आ गई, तो अब होगा क्या कि आपका जो टैक्स पेएबल है, अब वो टैक्स पेएबल नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, वो रिफंडेबल हो जाएगा। और वो पैसे हुकूमत को देने मुश्किल इसलिए हो जाते हैं कि कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स की और या बाकी जो भी इश्यूज हैं, प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, उनकी वजह से मसला आ जाता है। तो इस सारे से मुझे उम्मीद है आपको रीजनेबली सेल टैक्स का आइडिया क्लियर हो गया होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।